मौजूद हैं मालवीय नगर के अरविंदो कॉलेज के पास विजय मंडल पार्क में, जहां पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे लगभग इरफान नाम के लड़के ने एक युवती के सिर पर रोड मारकर उसकी हत्या कर दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही बेंच है जहां पर मृतिका बैठी हुई थी और इरफान लगातार पिछले कई दिनों से उस मृतिका का पीछा कर रहा था, क्योंकि और जब मृतिका ने इरफान से बात करने की इनकार कर दिया तो उसके बाद इसी पार्क में इरफान ने इसी बेंच पर मृतिका के सिर पर रोड से कई वार करे, जिसके बाद मृतिका की मौत हो गई। मृतिका को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टरों द्वारा। साथ ही साथ मालवीय नगर थाना पुलिस ने कुछ देर के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए इरफान को गिरफ्तार किया। तो इरफान ने बताया कि मृतिका और इरफान की शादी होने वाली थी। चूंकि इरफान कोई काम नहीं करता था, इस कारण से मृतिका के घर वालों ने और मृतिका ने इरफान से शादी से इनकार कर दिया था, जिसके बाद लगातार इरफान डिप्रेशन में चल रहा था। मृतिका मालवीय नगर में ही स्टेनो सीखने आती थी, जिसके बाद लगातार इरफान मृतिका का पीछा करता था और आज उसने इसी पार्क में मृतिका से बात करने का प्रयास करा, लेकिन मृतिका के इनकार करने पर उसकी रोड मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मालवीय नगर थाने ने फिलहाल इरफान को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। वहीं मृतिका के शव को नजदीकी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जय नारायण के साथ भावना, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। मानसून सत्र का छठा दिन। आज भी मानसून सत्र के छठे दिन में संसद के दोनों सदनों में हंगामा रहा। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष बार बार कहता रहा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे, क्यों अपना बयान नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर पक्ष ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर अमित शाह बोलने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं माना। अभी इसी बीच में एक खबर ये आ रही है कि मणिपुर में हिंसा क्षेत्र का दौरा विपक्षी सांसद करेंगे। 29 और 30 जुलाई को वो सांसद वहाँ पहुँचेंगे। वहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर वो सांसद वहां जाते हैं तो हिंसा दोबारा भड़क जाएगी। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है और विपक्ष ने कहा है मणिपुर हिंसा पर को लेकर हम बीजेपी को सड़क से लेकर संसद तक घेरेंगे, जिस तरह घेर रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर आप मणिपुर हिंसा पर बात नहीं करना चाहते तो आपको देश की जनता देख रही है और आने वाले 2024 के लोकसभा में आपको जरूर जवाब देगी। कैमरामैन कमल सिंह बिष्ट के साथ मैं नरेश तोमर, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक बार फिर से अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने ये शुरुआत रेवाड़ी के गांव अटेली से की। वहाँ पे ना उन्होंने सिर्फ जनता की समस्याएं सुनी, बल्कि वहाँ जाके उन्हें बड़ी सौगातें जो है वो भी दी। अटेली में लगातार पानी निकासी की समस्या जो थी वो देखने को मिल रही थी, तो सीएम ने घोषणा की है कि पानी निकालने के लिए जो नाला बनना चाहिए उसका जल्दी काम जो है वो शुरू किया जाएगा। वहीं ओपन जिम की लाइब्रेरी, ये सारी बड़ी सौगात जो है वो सीएम द्वारा आज अटेली के लोगों को दी गई। तो वहीं साथ साथ जनसंवाद कार्यक्रम भी किया, जहाँ उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि जल्दी ही अब उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाएगा। कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका समय रहते सीएम ने समाधान भी किया, जनता की समस्याएं सुनी। और कहीं ना कहीं जब सीएम खुद जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो कहीं ना कहीं जनता की तरफ से देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जनता जो है वो कोई पार्टी से कनेक्ट कर पाती है, सीएम से कनेक्ट कर पाती है। और आज जब दोबारा एक बार इस जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है एक बार फिर से अपनी समस्याएं जो है सीएम को बता पा रही है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया, तो उसके निर्देश जो है वो अधिकारी को दे दिए गए हैं। तो वहीं अब सीएम लगातार 3 दिन जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे। और अगर उन्हें लग रहा है कि कहीं जाके किसी सौगात देने की जरूरत है, तो उसको देखते हुए जनता को सौगात भी वो जरूर देंगे। पर कहीं ना कहीं देखा जाए अब इसका असर 2024 के चुनाव में कितना देखने को मिलेगा, ये एक बड़ी बात होगी। मैं आपके साथ शिखा शर्मा, जनपद मुजफ्फरनगर के मंडी क्षेत्र में उस टाइम बड़ा हादसा हो गया जब बालाजी केमिकल फैक्ट्री में एक बॉयलर फटने से कई
जो कर्मचारी थे वे घायल हो गए, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जब घायल को मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय भेजा गया तो उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे मेरठ हेयर सेंटर भेजा गया, जहां उस पर जो आला अधिकारी जब मौके पर पहुंचे उसकी जांच की गई तो पता चला कि ये बॉयलर फटने से ये हादसा हुआ है और उसका सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वहां पर जाए, निरीक्षण करें और जो भी पीड़ित हैं उनके साथ संवेदना प्रकट करें। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अखिलेश यादव साइकिल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस बार ये साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश में नहीं, सिर्फ कन्नौज जिले के अंदर होने वाली है, जिसमें 6 अगस्त को अखिलेश यादव 20 किलोमीटर साइकिल यात्रा करेंगे और इस यात्रा का नाम दिया गया है विकास रोजगार यात्रा, जिसमें कई बार अखिलेश यादव सरकार को चेता चुके हैं कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है और ऐसे में सरकार को एक बार फिर चेताने के लिए और जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी सियासी जमीन फिर से मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर अखिलेश यादव इस बार फिर जो है कन्नौज से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस यात्रा का कितना प्रभाव कन्नौज वासियों पर पड़ता है। कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां पर एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना की खबर मिल रही है। दूसरी अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में रेप में लगातार नंबर 1 बना हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट में लिखा है कि मन व्यथित है, दुख है, काफी पीड़ा हो रही है इस समाचार को सुनने के बाद और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपराधी बचना नहीं जाना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो खबर यह भी है कि 2 अपराधी उसमें पकड़े गए हैं और कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनावी माहौल में इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ गौरव शर्मा, जनतंत्र टीवी, भोपाल। भले ही देश के अंदर यूपीए का गठबंधन अब इंडिया के नाम से जाना जा रहा हो, लेकिन इंडिया का गठबंधन अब उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे काम करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर प्रियंका गांधी जो है चुनाव लड़ सकती हैं, वो भी अमेठी सीट से। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार गठबंधन की बात तो हुई, गठबंधन हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, ये भी माना जा रहा है कि गठबंधन जो है आगे चल नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया के गठबंधन में आई और पीडीए के फार्मूले को दोबारा बदलते हुए जो है इंडिया कर दिया गया। अब ऐसे में इस पीडीए के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश में इंडिया फार्मूले पर आखिर कैसे जो है समाजवादी पार्टी और इसके सहयोगी दल के साथ साथ अगर बात की जाए कि कांग्रेस कैसे ताल से ताल मिलाएगी इस लोकसभा चुनाव में, ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अमेठी सीट से एक बार फिर प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं, तो वहीं रायबरेली सीट से माना जा रहा है कि सोनिया गांधी अगर स्वस्थ रहती हैं तो वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसे में देखना होगा कि इन सीटों के बाद आखिर सीट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस में कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सीट बंटवारा होगा। कैमरा पर्सन पवन विश्वकर्मा के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रदेश के महामंत्री और महासचिव को बुलाया गया है और साथ ही ये कहा गया है आप तैयारी कीजिए 2024 लोकसभा चुनाव की और साथ ही तैयारी कीजिए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। इसको लेकर लगभग इस बैठक में ये भी कहा जाएगा मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन कैसे घर घर तक पहुँचे, 9 साल विकास कार्य मोदी सरकार के कैसे घर घर तक पहुँचे, इसको लेकर ये तैयारी पूर्ण कर ली गई है। अब
फिलहाल जो ये बैठक है वो ये बताने के लिए है अभी कैंपेन को धरातल तक कैसे उतारें, इसको लेकर ये तैयारी मानी जा रही है। इसके बाद बैठकों का दौर लगभग ख़त्म हो जाएगा और प्रचार शुरू हो जाएगा। जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी बेहद अहम मानी जा रही है। और साथ ये कहा जा रहा है 2024 थर्ड टर्म मोदी सरकार का आना बेहद आवश्यक है। अगर देश का विकास चाहिए तो तीसरी बार मोदी सरकार को आना ही पड़ेगा। इसकी तैयारी आप मान कर चलिए और ऐसे तैयारी आप कीजिए। इसको लेकर लगभग इस बैठक में स्पष्ट संकेत है। आप अपने प्रदेश में जाइए, हर जिले में जाइए, हर गांव में जाइए और हर घर तक बताइए कि मोदी सरकार ने 9 साल में क्या विकास कार्य किए हैं। कैमरामैन कमल सिंह बिष्ट के साथ मैं नरेश तोमर, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दंतेवाड़ा जिला हॉस्पिटल का कायाकल्प का समय आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही यहां सिविल सर्जन के पद पे डॉक्टर एराल गंगेश जो काफ़ी समय से पदस्थ थे, अभी उनकी जगह नए सिविल सर्जन दंतेवाड़ा में आ चुके हैं, जिनके आने के साथ में स्वास्थ्य सुविधा में बहुत सारा बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि उनकी मॉनिटर भी ऐसी रहती है कि लगातार वो चारों तरफ में मतलब कि दिन में दौरा भी करते हैं, जैसे हॉस्पिटल के कौन से डॉक्टर किधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कौन सा स्टाफ क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा, उस पर ज़्यादातर फोकस उनका है। और वही उनके साथ में बताया जाता है कि डॉक्टर जो अभी कपिल देव जो आए हैं यहाँ सिविल सर्जन के पद पे, उनका ये मानना है कि हमारे जितने पेशेंट हैं जो एडमिट रहते हैं, उनको शासन की जो योजना होती है डाइट फूड के हिसाब से जो चार्ट माप एक तैयार किया जाता है, जिसको लेके मरीजों को खाने का जो उनका ये कहना है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था खाने में जिला हॉस्पिटल दंतेवाड़ा में मिलना चाहिए। उसको लेकर के उन्होंने कैंटीन संचालक से मुलाकात भी की। उनके बाद में देखा कि किस तरह कैंटीन संचालक हाइजीनिक तरीके से खाना को बनाते हैं और उसके बाद में उसको पैकिंग भी करते हैं और मरीजों के पास जाके हर वार्ड में बेड टू बेड पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं जब डॉक्टर कपिल से और ज़्यादा बात किया तो उन्होंने हमसे बताया कि बहुत ज़्यादा मैं यहाँ परिवर्तन तत्काल तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हमारी प्रयास रहेगी कि जिला हॉस्पिटल दंतेवाड़ा में जो चल रहा था उस सिस्टम को बदल करके जैसे साफ़ सफाई और स्वास्थ्य सुविधा पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि पेशेंट को जैसे दूर दराज से आते हैं उसको हर वो सुविधा मिलना चाहिए जिनकी उनकी ज़रूरत है, चाहे दवाई हो या उनको सही समय में एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। हर वो मुद्दे को उठाएंगे और उसमें प्रयास करेंगे कि वो खरा उतरने का। मैं लालसा, जनतंत्र टीवी, दंतेवाड़ा। ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर और बुंदेलखंड के जिन हिस्सों से भी ये निकलता है, वहाँ के लोगों का मुफ्त सफ़र अब बंद हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंद्रजीत कंस्ट्रक्शन को टोल टैक्स का, यहाँ पे जो टोल प्लाजा हैं उसका ठेका मिला है। 69 करोड़ रुपए में ये ठेका हुआ है। साल में इंद्रजीत कंस्ट्रक्शन यूपीडा को 69 करोड़ रुपए देगा। आप पीछे देख सकते हैं कि ये टोल प्लाजा ये पूरी तरह से ये चालू हो चुका है और सारे कर्मचारी आ गए हैं। बाकायदा यहाँ पर अब मुफ्त सफ़र का सारी व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 296 किलोमीटर इस एक्सप्रेस वे की लंबाई है, जिसमें 18 फ्लाईओवर हैं, 14 बड़े पुल बनाए गए हैं, 4 रेलवे ओवर ब्रिज हैं और 266 छोटे पुल इसमें बने हैं। 6 टोल प्लाजा पर ये एक्सप्रेस वे पूरा जो है और चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से ये सीधा जुड़ता है, जिसके तहत जो पहले बांदा से दिल्ली जाने के लिए जो 8 से 10 घंटे का सफ़र था वो अब महज 6 से 7 घंटे में सिमट गया है। यूपीडा के मुताबिक टैक्स वाहनों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसके तहत यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को 620 रुपये से लेकर 3,900 रुपये तक का टैक्स देना होगा। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और फरवरी 2020 में चित्रकूट के भरतकूप में इसकी जो है ये आधारशिला रखी गई थी, जो तय समय से पहले ही ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनकर तैयार हो गया है। यानी कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस अब पूरी तरह से संचालित हो गया है। यहाँ पर यूपीडा ने ठेका भी कर दिया है। इंद्रजीत कंस्ट्रक्शन जो मुंबई की एक कंपनी है उसको ठेका मिला हुआ है और यहाँ पर फ़िलहाल बांदावासी और बुंदेलखंड वासियों का जो अब तक मुफ्त सफ़र का जो काम चल रहा था तो वो फ्री वाला सफ़र ख़त्म हो चुका है और अब इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से गुजरने वालों को टैक्स चुकाना होगा। अब देखना होगा कि यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितना कारगर साबित होता है और पीएम मोदी का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था इससे बुंदेलखंड को क्या क्या फ़ायदे आने वाले वक्त में मिलते हैं।
जिशान अख्तर, जनतन टीवी बांदा। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर में देर रात अज्ञात 6 बदमाशों ने पूर्व ग्राम प्रधान मेनपाल के घर पर फायरिंग कर दहशत का माहौल बना दिया, जिसमें उन्होंने 6 बदमाशों ने कम से कम 35 राउंड फायरिंग की, जिसमें उनके घर का जो सामान था वो तहस महस हो गया। मेन रोड पर गाड़ी खड़ी थी वो टूट गई और शीशे जो वहाँ पर शीशे लगे हुए थे वे टूट चुके हैं। जो बात की जाए इसमें पुलिस प्रशासन की, तो जो भोपा थाना पुलिस है उसका बिल्कुल रवैया खराब दिखाई दिया है। देर रात की घटना होते हुए सुबह थाना अध्यक्ष वहां पर पहुंचे, उसके बाद कार्रवाई शुरू की। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि भोपा थाना पुलिस ने इतनी लापरवाही दिखाई तो कैसे दिखाई, क्योंकि 2 दिन पहले ही पूर्व प्रधान ने भोपा थाने में शिकायत की थी कि मेरी जान को खतरा बना हुआ है, कृपया एक्शन लीजिए। लेकिन भोपा पुलिस ने बिल्कुल एक्शन नहीं लिया और देर रात उसका नतीजा सामने आया। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर। सिद्धार्थनगर में फर्जी अस्पताल इस कदर हैं कि अब लोग अपने परिजनों को खोते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में स्थित जनहित अस्पताल, जो स्वास्थ्य महकमा इसे बंद कर रखा था, लेकिन फिर 2 दिन पहले स्वास्थ्य महकमे द्वारा इसे खोल दिया गया और यह फर्जी तरीके से चल रहा जनहित अस्पताल अब एक महिला की आज जान ले ली। प्रसव के लिए यह महिला आई थी, लेकिन वहां इस महिला की जान चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया है जनहित अस्पताल के प्रबंधक पर कि इनकी लापरवाही के चलते महिला की जान गई है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य महकमा किस तरह से अब सचेत होता है। जो फर्जी तरीके से जिले में अस्पताल चल रहे हैं, इस पर किस तरह से चाबुक चलाता है। बुधवार की देर रात महाराजगंज जनपद के श्याम देरुआ थाना क्षेत्र के बड़हरा गांव में अराजक तत्वों का बड़ा उपद्रव देखने को मिला। मुहर्रम के जुलूस के दौरान अराजक तत्वों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो लगे बैनर को फाड़ दिया और उपद्रव मचाने लगे। मौके पर मौजूद श्याम देरुआ की पुलिस ने किसी तरह से उपद्रवियों के भीड़ को हटाया और मौके पर शांति व्यवस्था कायम की। अब इस मामले में श्याम देरुआ थाने की पुलिस ने 9 नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ अब इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें, अब इस मामले में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। बाकी अज्ञात की खोजबीन जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कल मुस्लिम धर्म के मुहर्रम के त्यौहार पर महाराजगंज जिला प्रशासन और महाराजगंज पुलिस प्रशासन के द्वारा मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से लेकर जगह जगह पर चौक चौराहों पर पुलिस व्यवस्था व्यापक स्तर पर तैनात की गई है, ताकि मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज। हरियाणा में 15 जुलाई से 15,000 क्लर्क्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग यही है कि उनका ना ही वेतन बढ़ाया जाता है, ना ही उनके पदों में पदोन्नति की जाती है। सर्वे के बावजूद भी उनको उसी पद पर रखा जाता है। उनका कहना है कि जहां पहले हुड्डा सरकार द्वारा उनको आश्वासन दिया जाता था, वहीं अब खट्टर सरकार द्वारा भी केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, ना ही उनके वेतन में इंक्रीमेंट किया जा रहा है, ना ही उनके पदों को बढ़ाया जा रहा है। इस मांग को लेकर क्लर्क्स जो हैं वो 15 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने एक बार फिर से खट्टर सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि लगभग 2,40,000 नौकरियां जो हैं वहां पर खाली पड़ी हुई हैं। हरियाणा में चाहे स्कूल सेक्टर हो, चाहे कॉलेज सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, तमाम वैकेंसीज तो हैं, लेकिन किसी भी तरीके की नौकरी युवाओं को नहीं दी जा रही है। युवा वहां पर बेरोजगार है। उनकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, पेपर्स के अकॉर्डिंग उनको कोई पद नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं युवाओं के साथ भी इस तरीके का खिलवाड़ होना वो बेहद ही गलत है, क्योंकि इन नौकरियों के माध्यम से ही युवा का भविष्य सुनिश्चित होता है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने खट्टर सरकार के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने एक बहुत गंभीर सवाल खट्टर सरकार के ऊपर लगाया कि आखिरकार खट्टर सरकार अपने ही कर्मचारियों से इतनी नफरत क्यों करती है, क्योंकि 15 जुलाई से धरने पर बैठे क्लर्क्स का मामला अब तक उन्होंने अपने संज्ञान में नहीं लिया है और लगातार उन क्लर्क्स का धरना जारी है। और धरने के लेकर क्लर्क्स की मांग केवल यही है कि उनके पदों की पदोन्नति की जाए और साथ ही साथ उनका वेतन भी बढ़ाया जाए।
वीडियो जर्नलिस्ट जयरा नारायण के साथ भावना, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।